Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 5 of class 10th economics, and the chapter's name is Consumer Rights. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button and you can also check the description box. There you will find the playlist. And if you're new to the channel, then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is Consumer Rights. इस चैप्टर में हम कंज्यूमर राइट्स के बारे में जानने वाले हैं। मतलब कि देखो, अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ा कि किस तरीके से, जैसे लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा कि एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं एंड इनको जो खरीदने वाले लोग हैं वो कौन है? कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर वो पर्सन है जो कि प्रोडक्ट को अपने यूज के लिए खरीदता है। जैसे अगर हम कोई बिस्किट की पैकेट खरीद रहे हैं एंड उसको खा ले रहे हैं, उसको कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो हम कंज्यूमर हैं। बट वहीं पे अगर कोई बेकरी है, वो सेम बिस्किट का पैकेट खरीद रही है और उसको किसी चीज को बनाने में यूज कर रही है, लेट्स से केक वगैरह बनाने में यूज कर रही है, तो फिर उसको कंज्यूमर नहीं बोलेंगे। बेकरी को हम कंज्यूमर नहीं बोलेंगे। बेकरी क्या है? वो प्रोड्यूसर है। द बेकरी इज प्रोड्यूसिंग केक, लेट्स से। तो कंज्यूमर वो पर्सन है जो अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें डायरेक्ट, जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बेकरी भी कर तो कंज्यूम ही रही है, बट वो एक्चुअली प्रोड्यूसर है क्योंकि वो कोई और प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। राइट। तो जब हम कंज्यूमर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर हमारा जो मतलब है वो किससे है? उन लोगों से है जो कि सामान को अपने यूज के लिए, अपनी जरूरत के लिए खरीदते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। मतलब उसके बाद उस चीज का कोई और यूज नहीं होने वाला, वो आगे उसको बेचेंगे नहीं बल्कि खुद कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि सबसे पहले तो कंज्यूमर का मतलब आपको थोड़ा क्लियर होगा कि हम कंज्यूमर से किसको रेफर कर रहे हैं। राइट्स मतलब इन लोगों के पास किस क्या अधिकार है। जब हम कहीं सामान खरीदने जाते हैं, क्या मेरे पास कोई अधिकार है कि अगर दुकानदार या कंपनी जिसका मैं प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, अगर वो मेरे साथ कोई धोखा करते हैं, कोई फ्रॉड करते हैं, तो क्या मेरे पास ये अधिकार है कि मैं न्याय मांग सकूं? क्या मेरे पास ये राइट्स हैं कि मेरे साथ जो चीज़ फ्रॉड हुआ है उसकी सज़ा उस कंपनी को मिले, उस दुकानदार को मिले, जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो? तो क्या ये सारे राइट्स मेरे पास हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। So the collage you see below contains some news clippings of consumer disputes redressal commission verdicts. तो यहाँ पे नीचे कोलाज दिया हुआ है एंड इसमें न्यूज क्लिपिंग्स हैं। जैसे आप देखोगे, DU टीचर गेट्स ₹45,000 फॉर फ्लॉड फोन बिल, कि कोई DU के टीचर हैं, उनको फोन बिल कितना मिला? 45,000 उनके पास कोई फोन बिल आया, मतलब फोन का बिल आया। ये फ्लॉड है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ घपला है। इसी तरीके से यहाँ पे न्यूज़ हेडलाइन है, कंज्यूमर पैनल क्रैक्स डाउन ऑन सेल स्पैमर्स, की जो कंज्यूमर पैनल है, एक तरीके से वो ग्रुप ऑफ पीपल या कोर्ट का पार्ट कह सकते हो, जो जिन्होंने सेल स्पैमर्स के साथ क्या किया? उनको सजा देने का काम किया, उनको डांट लगाई, उनको फटकार लगाई, उनको सजा दी। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कि इंश्योरेंस फर्म टू पे 7,000 फॉर थेफ्ट, कि इंश्योरेंस फर्म ने कुछ गलत कर दिया किसी के साथ, तो जो इंश्योरेंस फर्म ने गलत किया उसके लिए कंज्यूमर को, जिस पर्सन के साथ इंश्योरेंस कंपनी ने गलत किया, उसको 7,000 रुपये देने पड़ेंगे, फाइन देना पड़ेगा। बैंक फाइन ₹15,000 फॉर स्लोपी सर्विस, बैंक ने कंज्यूमर्स के साथ कोई गलत सर्विस दी या अच्छे से सर्विस नहीं प्रोवाइड कराई, तो उसके लिए बैंक के ऊपर 15,000 रुपये का फाइन लगाया गया। इसी तरीके से यहाँ पे एक और क्लिपिंग है जिसमें लिखा है, इंश्योरेंस फॉर्म मेड, आगे भी कुछ होगा, लेट्स से, मेड टू कंपनसेट फॉर डिनाइंग मेडिकल एक्सपेंसेस, कि कोई बच्ची थी, उसको मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करने के लिए ये इंश्योरेंस फॉर्म मना कर रही थी, तो उसके लिए उसको सजा दी गई, उस पर फाइन वगैरह लगाया गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं, कुछ सर्विस गिवर हैं, जिन्होंने कोई सर्विस दी, कोई प्रोडक्ट दिया, किसको? कंज्यूमर्स को। एंड इन कंज्यूमर्स के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ। एंड ये जो कंज्यूमर्स हैं, जब इनके साथ गलत हुआ तो ये अपनी क्वेरी को लेके, अपनी कंप्लेन को लेके
किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के पास गए, कोर्ट में गए, एंड वहां पे फिर जो कोर्ट है उन्होंने क्या किया, इन कंपनीज को जिन्होंने गलत किया है उनको सजा सुनाई, फाइन वगैरह लगाया उनके ऊपर। तो ये जो सजा सुनाई जा रही है वो कौन सुना रहा है, इन सभी क्लिपिंग्स में कौन सजा दे रहा है इन कंपनीज को? सो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है। मतलब कि ये एक ऐसी कमीशन है जो कि कंज्यूमर के डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी। तो क्यों लोग इस कमीशन के पास जा रहे हैं? वैसे तो बहुत सीधा सा आंसर है, क्योंकि कंज्यूमर्स को कोई दिक्कत आई होगी, कंज्यूमर्स के के साथ कुछ गलत हुआ होगा, इसीलिए वो इस कमीशन के पास आए। बट इन जनरल अगर हम बात करें कि क्या लोग ऐसे किसी कमीशन के पास जा सकते हैं, क्या सच में ऐसी कोई कमीशन है, तो इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि ये कमीशन क्या है, क्यों है, किस तरीके से लोग जो हैं इस तरीके की कमीशंस को, इस तरीके के प्लेटफॉर्म को अप्रोच कर सकते हैं। These verdicts came about because some people persisted and struggled to get justice. ये verdicts तब जाके आई हैं, इन कंपनीज को तब सजा मिल रही है जब बहुत सारे लोगों ने काफी लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया है न्याय पाने के लिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये जो कमीशंस वगैरह हैं जो न्याय दे रही हैं ये हमेशा से ही थी, ऐसा नहीं है। ये जो कंज्यूमर के पास राइट हैं आज, ऐसा नहीं है वो हमेशा से ही थे। बहुत सारे लोगों ने इनके लिए लड़ाई लड़ी है, तब जाके हमारे पास ये कमीशंस आई हैं, तब जाके कंज्यूमर्स को ये राइट मिला है। एंड राइट वगैरह मिलने के बाद भी जब केस फाइल किया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि 2 दिन में केस का रिजल्ट आ जाता है, वर्डिक्ट सुना दी जाती है। सालों लग जाते हैं वर्डिक्ट आने में, न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। सो इन वट वेज वर दे डिनाइड जस्टिस? किन किन तरीकों से कंज्यूमर्स के साथ अन्याय होता है, किस किस तरीके से जो कंज्यूमर्स हैं उनको जस्टिस डिनाई किया जाता है। More importantly, what were the ways in which they can exercise their rights as consumers to get a fair deal from the sellers when they felt they had been denied justice treatment? इससे ज़्यादा important हमारे लिए क्या जानना है कि किस किस तरीके से कंज्यूमर्स जो हैं वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब इन केस अगर कंज्यूमर्स को ये लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, उनके साथ सेलर्स ने अन्याय किया है, तो किस तरीके से जो कंज्यूमर्स हैं वो न्याय पा सकते हैं, क्या वो स्टेप्स ले सकते हैं जिससे वो इंश्योर कर सकें कि उनके साथ एक फेयर ट्रीटमेंट हो, उनके साथ जस्टिस हो। तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा करके लिखा है, मोटे मोटे तौर पे ये है जो मैंने अभी आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है, कंपनीज वगैरह हमें ठग लेती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि कोई प्रोडक्ट है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, बट उसके पैकेट पे क्या लिखा है, वेरी हेल्दी प्रोडक्ट, ये आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा कर देगा। तो क्या ये धोखा नहीं है? मतलब प्रोडक्ट एक्चुअली अच्छा नहीं है, बट आप क्लेम क्या कर रहे हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। अब मान लो वो प्रोडक्ट को किसी ने खरीदा और उसको कोई बीमारी हो गई, अब ये पर्सन किसके पास जाए, क्या करे? उसके साथ तो कंपनी ने गलत कर दिया। उस पर्सन ने तो प्रोडक्ट ये सोच के खरीदा था कि उसकी हेल्थ अच्छी होगी, बट उसकी हेल्थ जो है वो उस प्रोडक्ट की वजह से खराब हो गई। तो कहाँ जाए वो, किसके पास जाए वो, सवाल ये है। तो यही सारी चीजें हम जानेंगे। क्या उसके पास कोई अधिकार है न्याय पाने का? ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। So let's start the chapter with the very first section, the consumer in the marketplace. जो मार्केट प्लेस है, मतलब जब कंज्यूमर कोई सामान खरीदने जाता है, बेचने जाता है, तो मतलब कंज्यूमर की क्या हालत रहती है, कंज्यूमर की क्या पोजीशन है। सो वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। अब देखो, हम जितने भी लोग हैं देश में, ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे कंज्यूमर्स ही हैं और या सारे के सारे प्रोड्यूसर्स ही हैं। हम एक्चुअली दोनों तरीके से एक्ट करते हैं। मतलब हम लोग प्रोड्यूसर्स भी हैं, हम लोग कंज्यूमर्स भी हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूसर है वो कुछ ना कुछ खुद कंज्यूम भी कर रहा है, एंड कभी कभी ऐसा कह सकते हैं जो कंज्यूमर है वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस भी कर रहा है। ठीक है, मान लो कोई कंपनी है जो कुछ बनाती है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वगैरह वो कुछ बना रही है, तो भले ही वो प्रोड्यूसर है, भले ही उस कंपनी का मालिक जो है वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, बट वो खुद भी तो कंज्यूम करेगा ना, वो खुद भी तो खाना खाएगा, खुद भी तो गाड़ियों में घूमेगा, खुद वो घर वगैरह खरीदेगा। तो कंज्यूम, भले ही वो प्रोड्यूसर है, भले ही उसकी एक कंपनी है जो कि कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, बट उसके साथ साथ वो कंज्यूमर भी है। सिमिलरली जैसे हम और आप जो हैं ज्यादातर क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं और यूज कर रहे हैं, बट क्या इसका मतलब ये है कि हम कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे? जैसे आपके पेरेंट्स किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं, तो वो किसी ना किसी चीज का पार्ट है, वो प्रोड्यूसिंग का पार्ट है।
इसी तरीके से जैसे मान लो आपके पेरेंट्स जो हैं वो किसी कंपनी में, किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं, एंड एक तरफ तो आप और मैं चॉकलेट्स, बिस्किट्स या रोटी सब्जी सब खा रहे हैं, खरीद के खा रहे हैं, तो हम कंज्यूम कर रहे हैं। बट दूसरी तरफ हमारी फैमिली के कुछ लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन क्या कर रहे हैं, वो किसी कंपनी में जाके काम कर रहे हैं जहाँ पे या तो कोई प्रोडक्ट बन रहा है या फिर वहाँ पे कोई सर्विस दी जा रही है। तो मतलब हम सारे लोग प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, खैर अगर हम जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं तो हम मेनली कंज्यूमर ही हैं, बट जो लोग जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स भी हैं एंड प्रोड्यूसर्स भी हैं। तो हमें सभी को कंसीडर करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जब हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं तो हम प्रोड्यूसर्स को एकदम इग्नोर कर देंगे। नहीं, क्योंकि जब हम कंज्यूमर्स की बात करेंगे तो अपने आप प्रोड्यूसर्स की बात होगी। क्योंकि जब हम कंज्यूमर की बात करें तो मतलब कंज्यूमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, उस प्रोडक्ट से उसको दिक्कत आई है, एंड वो प्रोडक्ट किसने बनाया है, जिस पर्सन ने बनाया है उसे ही तो हम प्रोड्यूसर कह रहे हैं। तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। So, as producers of goods and services, we could be working in any of the sectors discussed earlier, such as agriculture, industry or service. तो producers के तौर पे हम किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं। हमने जब शुरुआती चैप्टर्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि अलग अलग सेक्टर्स रहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर रहता है, इंडस्ट्री रहती है एंड सर्विस रहती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स रहते हैं। तो इनमें मतलब कोई भी पर्सन इन तीनों में से किसी भी सेक्टर में काम कर सकता है। कंज्यूमर्स पार्टिसिपेट इन मार्केट व्हेन दे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे नीड। तो प्रोड्यूसर्स कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस करके। इन तीनों सेक्टर्स में से किसी में भी वो जब काम करते हैं तो वो प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर्स कैसे रोल प्ले करते हैं, कंज्यूमर्स जो हैं वो मार्केट में कोई सामान को खरीद के, कोई सर्विस को खरीद के रोल प्ले करते हैं। जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी ज़रूरत के लिए सामान को, सर्विस को खरीदते हैं एंड उसे यूज़ करते हैं। दीज आर द फाइनल गुड्स दैट पीपल एज कंज्यूमर्स यूज़। जो कंज्यूमर्स हैं वो जिन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, बेसिकली वो वाले प्रोडक्ट रहते हैं जो कि अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे। अब उसके बाद उसको आगे बेचा नहीं जाएगा किसी भी फॉर्म में। जैसे मैंने आपको बेकरी का एग्जाम्पल दिया, तो जब बेकरी में किसी बिस्किट की पैकेट का यूज किया जा रहा है, तो भले ही बिस्किट को यूज किया जा रहा है केक बनाने में, बट अल्टीमेटली उस केक को आगे बेचा जा रहा है, तो इनडायरेक्टली वो बिस्किट आगे जा रहा है, वहीं की वहीं खत्म नहीं हो रहा। बट वहीं जब मैंने एक बिस्किट की पैकेट खरीदी एंड मैंने उसे खा लिया तुरंत, अब वो बिस्किट खत्म, वहीं की वहीं उसकी एग्जिस्टेंस खत्म। तो अब क्या है, ये कंज्यूम हो गया, अल्टीमेट मतलब लास्ट कंज्यूमर थी मैं इसकी, मैंने इसको फाइनली यूज कर लिया। तो बेसिकली प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इन तीनों सेक्टर्स में काम करके प्रोड्यूस कर रहे हैं। कंज्यूमर्स जो हैं वो इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं एंड फाइनली यूज करते हैं। In the preceding chapters, we discussed the need for rules and regulations or steps that would promote development. तो पिछले चैप्टर्स में हमने ये बात की थी कि किस तरीके से हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है डेवलपमेंट को प्रमोट करने में। मतलब अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें विकास करना है, तो हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत होगी। ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं ये वर्कर्स की प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि जब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रहता है तो उसमें जो वर्कर्स हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती होती है, काफ़ी ज़्यादा अन्याय होता है। उनको प्रॉपर वेजेस नहीं दी जाती, उनको बहुत ज़्यादा लंबे घंटों के लिए काम कराया जाता है, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। तो गवर्नमेंट जो है इन वर्कर्स की, इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस ला सकती है। या फिर जैसे हमने देखा था कि जब जो लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको लोन लेना होता है तो वो मनी लेंडर से ज़्यादातर लोन लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। एंड ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो हमने उसमें देखा था कि गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि फॉर्मल सेक्टर गरीब लोगों तक पहुँचे, फॉर्मल सेक्टर रूरल एरिया तक पहुँचे, ताकि लोग बैंक्स से एंड फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा लोन लें, मनी लेंडर वगैरह से ज़्यादा लोन ना लें, क्योंकि मनी लेंडर जो हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो मतलब हमने ये देखा कि हमें लोगों के लिए, हमें वर्कर्स के लिए, हमें जो लोन ले रहे हैं, बोरोवर्स हैं, उनके लिए ज़रूरत है कि गवर्नमेंट कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए उनकी प्रोटेक्शन के लिए। सिमिलरली रूल्स रेगुलेशंस आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। इसी तरीके से
एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए भी हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट करते हैं, जब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, इन सब में क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डिंग में एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, जो हमारा पर्यावरण है जो उसको नुकसान पहुंच रहा है। एंड अगर हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा तो अल्टीमेटली हमारी लाइफ खतरे में आएगी। अगर CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस सब की वजह से क्या हो रहा है, हमारी लाइफ अफेक्ट हो रही है। तो हमें ये भी ज़रूरत है कि हम एनवायरनमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। For example, money lenders in the informal sector that you read about in chapter 3 adopt various tricks to blind the borrowers. तो जैसे जो बहुत सारे मनी लैंडर्स होते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोन देते हैं गरीब लोगों को, वो क्या करते हैं, बहुत सारे पैतरे अपनाते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स अपनाते हैं बोरोअर को ब्लाइंड करने में, बोरोअर को एक तरीके से धोखा देने में। जैसे कि हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो गरीब लोग हैं जब इन मनी लैंडर्स से लोन लेते हैं तो वो उन पे काफ़ी सारी कंडीशंस रखते हैं। They could make the producer sell the produce to them at a low rate in return for a timely loan. कि जैसे मनी लैंडर ये कंडीशन रख सकता है, कोई फार्मर है, ठीक है, उस फार्मर ने मनी लैंडर से लोन लिया, तो जो मनी लैंडर है ना, वो ये कहता है कि मैं तुम्हें एक कंडीशन पे लोन दे रहा हूँ, अगर तुम अपना प्रोड्यूस जो भी तुम्हारी फसल होगी उसे मुझे ही बेचोगे, मेरे अलावा और किसी को नहीं बेचोगे, इसी कंडीशन पे तुम्हें लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा लोन। तो फार्मर जो है उसको लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो इस बकवास कंडीशन को मान लेता है एंड वो क्या करता है, वो अपनी जो फसल है उसे इस मनी लैंडर को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। एंड ये मनी लैंडर क्या करता है, बहुत ही सस्ते दामों पर, बहुत ही कम प्राइस में फार्मर से फसल खरीदता है। यहाँ पे फार्मर को काफी ज्यादा नुकसान होता है, अगर वो किसी और को फसल बेचता तो उसे अपनी फसल के अच्छे दाम मिलते, बट यहाँ पे क्योंकि लोन लेने के लिए उसने ये कंडीशन जो है रखी थी, कि जो मनी लैंडर है उसने ये कंडीशन रखी थी कि तुम्हें मुझे ही प्रोड्यूस बेचना होगा, तो यहाँ पे फार्मर को और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। They could force a small farmer like Swapna to sell her land to pay back the loan. हमने स्वप्ना की कहानी पढ़ी थी जहाँ पे उनके पास 3 एकड़ लैंड थी एंड वो एक डेट ट्रैप में फंस जाती हैं। एक बार 1 साल उनकी फसल खराब हो जाती है एंड उसकी वजह से वो अपना लोन वापस नहीं कर पाती। जब वो अगले साल फिर से लोन लेती हैं तो उनका लोन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ता है लोन को वापस चुकाने के लिए। Similarly, many people who work in the unorganized sector have to work at low wage and accept conditions that are not fair and are often harmful to their health. इसी तरीके से जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं, पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आ चुके हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती, जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस जो हैं उनसे बाहर पूरा एनवायरनमेंट रहता है। जैसे कोई किराने की दुकान पे कोई पर्सन काम कर रहा है तो वहां पे गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती, रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई नहीं कर पाती। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे लोग जो हैं जो बहुत कम वेजेस पे काम करते हैं एंड ऐसी कंडीशंस में काम करते हैं जो कि इनह्यूमन है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा खराब कंडीशंस है, उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल कंडीशंस हैं। इन सारी कंडीशंस में लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। टू प्रिवेंट सच एक्सप्लॉइटेशन वी हैव talked of rules and regulations for their protection. इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, इन लोगों को बचाने के लिए स्वप्ना जैसे फार्मर्स हो गए और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स हो गए, इन सबको इन कंडीशंस से बचाने के लिए हमने देखा था कि किस तरीके से गवर्नमेंट को काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है। There are organizations that have struggled for long to ensure that these rules are followed. And बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक एक तरीके से एक लड़ाई लड़ी है, स्ट्रगल किया है, ताकि वो ये इंश्योर कर सकें कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो हों। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए एंड वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को लोग फॉलो करें। तो इसके लिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। अब जैसे अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से हर जगह लोगों के प्रोटेक्शन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है, बी इट अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बी इट दी पुअर फार्मर्स, हर किसी को अन्याय से बचाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है। इसी तरीके से मार्केट प्लेस में कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफन फाइंड देमसेल्व्स इन अ वीक पोजीशन। अब जब अकेला कंज्यूमर होता है वो अपने आप को एक वीक पोजीशन में पाता है, एक कमजोर सिचुएशन में पाता है,
कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो ये सोचता है कि वो अकेले न्याय नहीं ले पाएगा। अगर वो अकेले किसी बहुत बड़ी कंपनी के खिलाफ लड़ने जाएगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। तो इंडिविजुअल कंज्यूमर इस तरीके से असहाय महसूस करता है। Whenever there is a complaint regarding a good or a service that had been bought, the seller tries to shift all the responsibility onto the buyer. जब भी किसी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कोई कंप्लेन होती है, कोई दिक्कत होती है, एंड कंज्यूमर उसको जाके कंपनी को बोलता है कि देखो मैंने आपसे ये प्रोडक्ट लिया था एंड नाउ आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तो जो प्रोड्यूसर है, जो कंपनी है, वो क्या करती है, वो सारा का सारा ठेकरा जो है वो बायर के सर पे फोड़ने की कोशिश करती है। मतलब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर के मत्थे मढ़ देती है कि तुम्हारी गलती है, तुमने हमारे प्रोडक्ट को हैंडल नहीं किया। जैसे मैंने अभी एक प्रोडक्ट खरीदा था एंड उसमें वारंटी का प्रावधान था, मतलब कि आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी। बट जब मैंने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी तो उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि आपको तभी वारंटी मिलेगी जब आपने प्रोडक्ट सही से यूज किया होगा, अगर गलत तरीके से यूज नहीं किया होगा। अब देखो मान लो प्रोडक्ट रखे रखे खराब हो गया, मैं कैसे उन्हें प्रूव करूंगी कि प्रोडक्ट जो है वो मेरी मतलब एक तरीके से मेरी लापरवाही से खराब नहीं हुआ है, मतलब मैंने कोई लापरवाही नहीं की। कंपनी आएगी और वो तो कह देगी कि तुमने इसमें जरूर लापरवाही की होगी तभी ये प्रोडक्ट जो है खराब हुआ है। मेरे लिए ये प्रूव करना काफी मुश्किल हो जाएगा। मैं थोड़ी 24 घंटे अपने आप को रिकॉर्ड कर रही हूँ कि देखो मैंने आपका प्रोडक्ट कितने अच्छे से हैंडल किया है। अगर ये बाई चांस रखे रखे कल इसके सॉफ्टवेयर में कुछ गलती आ गई, कुछ कुछ खराब हो गया, तो मैं थोड़ी प्रूव कर पाऊंगी उन्हें कि ये मिस हैंडलिंग नहीं है, ये अपने आप खराब हुआ है। तो कंपनी जो है चुपचाप कह देगी कि ये आपने गलत तरीके से यूज किया होगा। तो कंपनी के लिए बहुत आसान है हाथ झाड़ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर के सर पे डालना जो है वो कंपनी के लिए काफी आसान है। देयर पोजीशन यूजुअली इज इफ यू डिडंट लाइक व्हाट यू बॉट प्लीज गो एल्सवेयर। एंड ये जो कंपनीज है ना वो इस तरीके से एक्ट करते हैं कि अगर तुम्हें ये जो तुमने खरीदा ना हमारा प्रोडक्ट अगर पसंद नहीं आया ना तो कहीं और से जाके खरीदो। इस तरीके का बिहेवियर उनका रहता है। एज इफ द सेलर हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वंस अ सेल इज कंप्लीटेड। सेलर्स इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। अगर एक बार सेल हो गया प्रोडक्ट, अगर कंपनी के से बाहर कंज्यूमर के हाथ में अगर प्रोडक्ट चला गया तो कंपनी ऐसे बिहेव करती है, सेलर ऐसे बिहेव करता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। The consumer movement, as we shall discuss later, is an effort to change this situation. Consumer movement जो है उसने इस तरीके से एफर्ट डाले हैं इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए। कंज्यूमर मूवमेंट क्या है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से लोगों ने एफर्ट्स लगाए इस सिचुएशन को बदलने के लिए। किस सिचुएशन को? ये जो सेलर्स अपने आप में ऐसे हीरो बन रहे हैं ना कि हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी होगी, तुमने प्रोडक्ट सही से यूज नहीं किया होगा, तुमने इसको जाके तोड़ दिया, जैसे ही तुम घर से ले गए इसको तुमने तोड़ डाला, ये पहले से टूटा हुआ नहीं था। ऐसा भी होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट था वहां पे हमने देखा कि ठीक है ले लिया, बट उस टाइम वहां पे वो जो फ्लॉ है ना वो अच्छे से दिखा नहीं, कोई क्रैक वगैरह आ रखा था, वहां पे लाइटिंग वगैरह ऐसी रहती है दुकानों पे, अच्छे से नहीं दिखती। घर आके देखा तो वो काम ही नहीं कर रहा, वो तो टूटा पड़ा है। अब जब उनको बोलते हैं कि भैया ये तो खराब था, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, दुकान से तो हमने सही दिया है, आपने घर जाके तोड़ा है, अब ये वापस नहीं होगा। इस तरीके से रहता है। तो ये जो कंपनीज की, जो सेलर्स की जो हरकतें हैं ना, इनको डील करने के लिए कंज्यूमर मूवमेंट आई ताकि कंज्यूमर्स को क्या मिले, उनको जस्टिस मिले। एक्सप्लॉइटेशन इन द मार्केट प्लेस हैपेंस इन वेरियस वेज। ये जो एक्सप्लॉइटेशन है ये काफी तरीके से होता है। कुछ तो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दे ही दिए कि ये जो मतलब अन्याय हो रहा है, जो एक तरीके से कंज्यूमर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये काफी तरीके से किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समटाइम्स ट्रेडर्स इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कभी कभी जो ट्रेडर्स हैं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब क्या है? ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब व्यापार को करने वाली प्रैक्टिसेस, मतलब आप सामान को खरीदने बेचने के टाइम जो एक्टिविटीज करते हो उसको क्या बोलोगे आप? ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? अनफेयर मतलब गलत, जो चीज सही नहीं है, फेयर नहीं है। तो आप ट्रेड करते टाइम कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि सही नहीं है, जो कि नुकसानदायक है कंज्यूमर के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, क्या पता आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा हो। जैसे आप किसी दुकान पे कुछ खरीदने के लिए गए एंड उन्होंने क्या किया, वो ऐसे तराजू रहता है ना, उनका वेट रहता है कुछ ऐसे, उसमें क्या करते हैं वो नीचे ना मैग्नेट लगा के रखते हैं। मैग्नेट से क्या होता है, चीज भारी हो जाती है। जैसे ये वेट है, ठीक है, एंड इस वेट में एक तरफ तो वो सामान रखते हैं
एंड एक तरफ वो क्या करते हैं, वो बट्टा रखते हैं, जो वेट रहता है उसको रखते हैं। मान लो आपको 1 kg का सामान खरीदना है, तो उसने एक तरफ यहाँ 1 kg का बट्टा जो है रख दिया, ठीक है, ये 1 kg का जो बट्टा रहता है उसको रख दिया। दूसरी तरफ उसने आपकी सब्जी रखी, यहाँ पे आलू वगैरह रखे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, उसने ना नीचे एकदम छुपा के उस प्लेट पे 200 ग्राम कुछ, मान लो 200 ग्राम की एक मैग्नेट चिपका रखी है। इससे क्या होगा, इससे जब यहाँ पे आलू का वेट किया जाएगा तो 800 ग्राम आलू में ही वो 1 kg को इक्वल दिखा देगा, क्योंकि 800 ग्राम आलू में नीचे 200 ग्राम जो मैग्नेट है उसका वेट ऐड हो जाएगा एंड ये प्लेट्स इक्वल हो जाएंगे, तराजू इक्वल दिखेगा। अब यहाँ पे ये 800 ग्राम आलू जो है वो कंज्यूमर को दे देगा, आप खरीद के ले जाओगे। आप क्या सोच रहे हो, आपने पैसा दिया है 1 kg आलू का, आपको मिला कितना, सिर्फ 800 kg आलू। तो 200 ग्राम के लिए आपके साथ धोखा हुआ है। तो बहुत बार इस तरीके से ये प्रैक्टिसेस होती हैं। अब इसमें क्या है, सरासर धोखा है ये तो। इसी तरीके से जैसे राशन की दुकान वगैरह पे क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे कोई दाल है, कोई चावल है, उसको अडल्ट्रेट कर देते हैं, उसमें कुछ गंदी क्वालिटी का सामान मिला देंगे, ठीक है, और उसको काफी हाई प्राइस पे बेचेंगे, ठीक है, कहेंगे कि ये तो बहुत प्योर है, ये चावल तो बहुत अच्छे हैं, एंड पता चले उनमें कंकड़ मिले हुए हैं। तो ये सारी क्या है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, ये क्या है, ये गलत तरीके हैं ट्रेड करने के। आपको आपके साथ धोखा किया जा रहा है, कंज्यूमर को पागल बनाया जा रहा है, और ये क्या है, यही तो कंज्यूमर की एक्सप्लॉइटेशन है, कंज्यूमर के साथ गलत किया जा रहा है। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ट्रेडर्स इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सच एज व्हेन शॉपकीपर्स वे लेस देन व्हाट दे शुड और व्हेन ट्रेडर्स एट चार्जेस दैट वर नॉट मेंशन्ड बिफोर। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो जितना तोलना चाहिए उससे कम तोल के आपको सामान देते हैं, या फिर ट्रेडर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो ऐड कर देते हैं आपको, पहले वो नहीं बताते कि ये चार्जेस हैं एंड बाद में आपसे वो चार्जेस ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पे आपने पूरा खाना पीना खाया एंड उन्होंने अचानक से क्या किया, आपके बिल में ना सर्विस चार्ज लगा दिया। ये जो सर्विस चार्ज है ना, वो बिना बताए लगाना अलाउड नहीं है, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगा दिया कि ये हम सर्विस चार्ज ले रहे हैं। पहले आपको नहीं पता था, अब तो आपने खाना पीना खा लिया, अब तो आपने मतलब उनकी फैसिलिटीज यूज कर ली, अब आपको सर्विस चार्ज देना पड़ रहा है। हालांकि आप आवाज उठा सकते हो कि आपने पहले नहीं बताया था, बट कभी कभी वो क्या करते हैं, पागल बना देते हैं कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा। इस तरीके से आपने कोई सर्विस यूज कर ली एंड उसके बाद वो आपको बता रहे हैं कि आपको ये चार्ज देना था। आपने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, उसके बाद आपको वो बता रहे हैं कि इस पे ये भी पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है ना, कि मतलब आपको मेरे से जितना भी पैसा लेना है, जितना भी चार्ज करना है, वो आप मुझे पहले ही बताओ। जैसे मैं कहीं गई काफी जगहों पे, अब वो पहले ही गेट के ऊपर लगा के रखते हैं कि वी लेवी सर्विस चार्ज, हम सर्विस चार्ज लगाते हैं। वो जैसे जो गेट रहता है ना, उसी पे ओपन क्लोज लिखा रहता है ना, पुल इट एंड पुश इट लिखा रहता है, उसी पे वो एक कागज सा चिपका रखा है उन लोगों ने, जिसपे लिखा रहता है कि हम सर्विस चार्ज करते हैं, सर्विस चार्ज जो है लगाते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे अब एकदम क्लियर है कि आप इस दुकान पे जाओगे, कुछ भी खाओगे पियोगे तो आपको सर्विस चार्ज मिलेगा। तो ये ठीक है, मतलब आपने पहले ही इस चीज को डिस्क्लोज कर दिया। बट अगर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे तो क्या होगा, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगी। इसी तरीके से अडल्ट्रेटेड जो चीज होती है, अडल्ट्रेटेड मतलब मिलावट, किसी प्रोडक्ट में आपने मिलावट कर दी, डिफेक्टिव खराब सामान दे दिया आपको, तो ये सारी चीजें जो हैं ये खराब प्रैक्टिसेस हैं। Markets do not work in a fair manner when producers are few and powerful, whereas consumers purchase in small amounts and are scattered. अब देखो ये ज्यादातर हो क्यों रहा है, क्यों जो कंज्यूमर्स हैं उनको इतनी आसानी से पागल बना दिया जाता है, या जो मार्केट्स हैं वो फेयर तरीके से, सही तरीके से काम क्यों नहीं कर पाती। तो मार्केट्स में क्या है कि प्रोड्यूसर्स बहुत कम हैं एंड पावरफुल हैं। जैसे एक कंपनी है जो कोई पर्टिकुलर चीज बेच रही है, पर खरीदने वाले तो करोड़ों लोग हैं, या एक नहीं, मान लो 10 कंपनी है, 20 कंपनी है कोई चीज को खरीद बनाने वाली, कंपनीज हैं 10 एंड खरीदने वाले करोड़ों लोग हैं। तो कम प्रोड्यूसर हैं एंड पावरफुल हैं। ये जो 10 कंपनी है ये हैं बहुत पावरफुल, बहुत पैसा है, बहुत वेल्थ है इनके पास, ये बहुत पावरफुल है। एंड यहाँ पे जो ये करोड़ लोग हैं जो कि इनके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, वो सब एक जगह पे नहीं है, वो फैले हुए हैं, वो देश भर में फैले हुए हैं, कोई इस कोने में, कोई इस कोने में, सब अलग अलग फैले हुए हैं।
सब स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं, एक साथ नहीं है। अब जैसे हमने पढ़ा है ना, एकता में ताकत होती है, तो यहाँ पे वो एकता में ताकत नहीं नजर आती, क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं वो एक साथ मिलके आवाज नहीं उठा पाते। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो कंज्यूमर्स जो हैं, क्योंकि वो स्कैटर्ड हैं, तो वो एकजुट नहीं हो पाते। तो दिक्कत क्या आती है कि प्रोड्यूसर्स बहुत कम हैं एंड पावरफुल हैं। जो कंज्यूमर्स हैं वो कम, बहुत ही कम मात्रा में खरीदते हैं। वैसे तो एक करोड़ों लोग हैं जो खरीद रहे हैं, बट सब एक एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सिर्फ एक एक सामान खरीद रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत, जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत कम अमाउंट में प्रोडक्ट खरीदते हैं एंड ये सारे कंज्यूमर्स स्कैटर्ड हैं। दिस हैपेंस स्पेशली व्हेन लार्ज कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स। एंड ये अनफेयर प्रैक्टिसेस या कंज्यूमर्स के साथ गलत ज्यादातर तब होता है जब लार्ज कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इन सामानों को बना रही होती हैं। These companies with huge wealth, power and reach can manipulate the market in various ways. ये जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा वेल्थ है, बहुत ज्यादा पावर है, ये कंपनीज किसी भी तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती हैं, मार्केट के साथ छेड़खानी कर सकती हैं। जैसे आपने ना एक वीडियो काफी वायरल हो रही थी, जिसमें वो ना एक पर्सन है जिन्होंने बॉर्नवीटा के ऊपर कोई वीडियो बनाई थी कि बॉर्नवीटा जो है वो क्लेम करता है कि आपकी हेल्थ वगैरह बेहतर करेगा, बट इसमें इसके उसके खुद की पैकेट के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हैं उसके हिसाब से वो उतना हेल्दी नहीं है, बहुत ज्यादा शुगर वगैरह है। तो उन पर्सन ने उस प्रोडक्ट को लेके वीडियो बना दी। हुआ क्या कि जो बॉर्नवीटा की कंपनी है उसने वीडियो बनाने वाले पर्सन को लीगल नोटिस भेज दिया, उसके ऊपर प्रेशर डाला। भले ही उस पर्सन की वीडियो कितनी वायरल हो रही थी, कितने लोग उस पर्सन को अप्रिशिएट कर रहे थे, बट हुआ क्या कि उस पर्सन को प्रेशर में आके अपनी वीडियो को डाउन करना पड़ा, अपनी वीडियो को हटाना पड़ा अपने चैनल से। क्योंकि जो बॉर्नवीटा वाली कंपनी है वो इतनी पावरफुल है कि उसने उस पर्सन को लेटर, जो लीगल नोटिस वगैरह है वो भेजा, उसके ऊपर प्रेशर डाला और वो वीडियो हटवा डाली। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीजों की एड देखते हो जो कि ऐसे दिखाई जाती है जैसे कितनी अच्छी है, कितना मतलब हमारा भला कर देगी, बट एक्चुअली वो नहीं होती। बहुत सारे हीरो हीरोइंस आपने देखे होंगे कि वो चॉकलेट्स की ऐड करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की ऐड करते हैं, खुद वो खाते नहीं है, वो छूते नहीं है। आपने वो आलिया भट्ट की एक वीडियो देखी होगी ना, कपिल शर्मा शो पे वो आई थी कि एक तरफ तो वो पर्क वगैरह की ऐड करती हैं, एक्टिंग करती हैं उसकी ऐड में, एंड दूसरी तरफ जब वो कुछ आइसक्रीम वगैरह दे रहे होते हैं कपिल शर्मा शो में कि क्या होता है, तो उस पे क्या आ जाता है, वो कैसे कहती हैं कि अच्छा इसमें शुगर है, मैं शुगर नहीं खाती। तो मतलब वो खुद नहीं खाते बट वो बेच रहे हैं। तो ये जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, वो इस तरीके से दिखाती हैं आपको, इस तरीके से आपको आपके सामने प्रोडक्ट को रखती हैं कि जिससे आपको लगे कि अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है। एंड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि आपको लगे कि अरे वाह, मेरा फेवरेट एक्टर इस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस इस चीज का इस्तेमाल कर रही है, तो ये पक्का बढ़िया चीज होगी। तो आपको इस तरीके से ना, मतलब आपके माइंड को कैप्चर किया जाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा पान मसाले वगैरह की ऐड आती है, तो वो पान मसाला जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, है ना। एंड कितने बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो उसकी एड में नजर आते हैं। तो मतलब ये कंपनीज इतनी पावरफुल हैं कि आपके जो फेवरेट एक्टर्स हैं उनको वो हायर कर रही हैं अपनी एड के लिए, ताकि आप जो है उस चीज की तरफ आकर्षित हो सको। एंड खुद वो कुछ नहीं खाते ये सारी चीजें, खुद वो बहुत अच्छी डाइट मेंटेन करते हैं, बहुत हेल्दी चीजें खाते हैं। वो खुद 3,000 रुपए वाला तो वो पानी पीते हैं, तो सोचो वो ये सारी चीजों को छूते भी नहीं है, बट आपको सारे मिलके पागल बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी बातें मैंने इसलिए की, एग्जांपल्स आपको किस लिए दिए, आपको ये बताने के लिए कि जो कंपनीज है ना ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। ये चीजों को ऐसे चुटकियों में मैनिपुलेट कर लेती हैं। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज भी उठाता है तो वो वहीं के वहीं दबा देती है। कोई बेकार चीज को भी ये बहुत एकदम हीरे जड़ी हुई चीज की तरह दिखाती हैं आपके सामने। At times false information is passed on to the media. काफी बार क्या होता है, गलत इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है मीडिया के थ्रू एंड अदर सोर्सेज टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, क्या किया जाता है, मीडिया हो गई जैसे न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, मतलब जिस भी तरीके से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वो क्या कर रहे हैं, वो गलत इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। जैसे कोई कंपनी थी, उसने बहुत सालों तक बच्चों को दिए जाने वाला जो मिल्क पाउडर रहता है उसको क्या कह के बेचा कि ये जो मिल्क पाउडर है ना ये बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक प्रोडक्ट है एंड ये माँ के दूध से भी बेहतर प्रोडक्ट है वो जो ये मिल्क पाउडर बेच रही हैं। एंड बहुत साल लगे, बहुत स्ट्रगल किया लोगों ने
ये प्रूफ करवाने के लिए, कंपनी से ये कहलवाने के लिए, ये एक्सेप्ट करवाने के लिए कि उनका जो क्लेम है वो गलत है। मतलब कि ये जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को ऐसे बेच रही थी कि ये तो भाई माँ के दूध से भी बेहतर है, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। वो अपने मिल्क पाउडर को ऐसे बेच रही थी। एंड फिर जब लोगों ने ये चीज रियलाइज की, लोगों ने देखा कि ये कंपनी तो पागल बना रही है, ये कंपनी तो गलत कह रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई बच्चे के लिए माँ के दूध से बेहतर कुछ होगा, या फिर ये जो केमिकल चीजें हैं या उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए खराब है। तो जब लोगों ने ये चीज नोटिस की तो लोगों ने इस कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई, केस वगैरह जो है वो डाले। एंड बहुत साल लग गए कंपनी को ये एक्सेप्ट करवाने में। मतलब कंपनी ने फिर काफी टाइम बाद ये खुद एक्सेप्ट किया, कहा कि हाँ मेरा प्रोडक्ट खराब है, मैंने फॉल्स क्लेम किया है। Similarly, a long battle had to be fought with court cases to make cigarette manufacturing companies accept that their product could cause cancer. इसी तरीके से काफी लंबी लड़ाई लड़ी गई कोर्ट केसेस में सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ये कहलवाने में कि हाँ उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी जो बनाई गई सिगरेट्स हैं वो कैंसर कर सकती हैं। मतलब ये जो कंपनीज है वो मानने को ही तैयार नहीं होती, वो कहती कि नहीं हमारा प्रोडक्ट खराब नहीं है, हमारा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। तो लोगों को काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है इन कंपनीज को एक्सेप्ट करवाने में कि हाँ मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट खराब है। इनको पता होता है, ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं है, इनको सब पता है, इनको पता है कि इनका प्रोडक्ट कितना खराब है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, बट ये मानती नहीं है। तो कोर्ट केसेस लड़ने पड़ते हैं इनको कहलवाने के लिए ताकि ये लोगों को पागल ना बनाए। Hence there is a need for rules and regulations to ensure protection for consumer। एंड इन्हीं सारी चीजों की वजह से किस चीज की जरूरत है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है ताकि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। मतलब कि अगर हमारे पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो कोई भी इसी तरीके से गलत क्लेम कर करके चला जाएगा। अब ये जो कंपनी है जो साइंटिफिक क्लेम कर रही थी, जो कह रही थी कि हमारा प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, हमारा जो मिल्क पाउडर है वो बहुत अच्छा है, अगर कोई ऐसा सिस्टम होता ही नहीं जिससे कि कंज्यूमर्स न्याय पाते, तो क्या ये कंपनी कभी भी रुकती, क्या ये कंपनी कभी भी एक्सेप्ट करती कि उसका प्रोडक्ट बेकार है? वो तो ऐसी धड़ाधड़ बेचती रहती। तो पूरे रूल्स रेगुलेशंस, एक प्रोसीजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे कि कंज्यूमर जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने साथ गलत हुए के लिए इंसाफ मांग सकें। सो आई होप कि आपको ये पूरा जो सेक्शन है वो अच्छे से समझ आया होगा। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि किस तरीके से जो कंज्यूमर्स हैं वो काफ़ी सारी दिक्कतें जो हैं वो झेलते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म होना ज़रूरी है। कंज्यूमर्स के साथ जो एक्सप्लॉइटेशन होती है, जो प्रोड्यूसर्स है वो उनके साथ एक तरीके से धोखा करते हैं, ट्रेडर्स उनके साथ धोखा करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कंज्यूमर्स के पास राइट होने ज़रूरी हैं, उनके पास एक तरीके से रूल्स रेगुलेशंस होने ज़रूरी हैं ताकि वो अपने राइट्स को, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी।